नमस्कार दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि इस साल G20 की प्रधानता भारत के पास है। यानी कि जितने भी समिट्स और फोरम्स होंगे टॉप 20 देशों के बीच उन्हें इंडिया के थ्रू होस्ट किया जाएगा। जो मेन समिट है वो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी, जहां पर दुनिया भर से हेड्स ऑफ स्टेट्स यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन आप सबके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये G20 आखिर है क्या, ये ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है और इसे बनाने के पीछे का मोटिव क्या होगा, क्यों हर साल ये देश एक दूसरे से अलग अलग जगह मिलते हैं। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। India has formally taken over the presidencies of the G20. इस G20 की मेजबानी भारत को मिलना एक बहुत ही बड़ा अवसर है। India is readying itself to host the mega. दोस्तों, हमें G20 को समझने से पहले G7 को समझना पड़ेगा, क्योंकि G20 से पहले G7 का निर्माण हुआ था। बात है अर्ली 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी। वैसे तो इसके कई रीजंस थे, पर सबसे बड़ा रीजन था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई थी जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया था। इसमें उन्होंने उन देशों को ऑयल देना बंद कर दिया था जो इजराइल के सपोर्ट में थे, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज को, जैसे कि अमेरिका और यूरोप। ये देश मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर रिलाइड थे, डिपेंड थे, जिसकी वजह से इनको भारी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली। 11 Arab countries cut off all oil shipments to the United States. We are heading toward the most acute shortages of energy since World War II. इनकी सरकारों ने डिसाइड किया कि अगर हमें इस बात पर एक्शन लेना है तो सारे देशों को साथ मिलकर इस पर बात करने की जरूरत है। इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए साथ में बैठकर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। इसी के चलते कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस में, इन सभी देशों के वित्त मंत्रियों के बीच में। ये 1973 की बात है। अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी, इन सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और 2 साल के बाद इटली और जापान को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। 1975 में होती है G6 की पहली मीटिंग। ये पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन हुआ और ये G6 ग्रुप G7 बन गया। ये सातों देश अपने समय के सबसे डेवलप्ड देशों में से थे और इनकी इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी। लेकिन कई और भी रीजंस थे इनके कॉमन होने के पीछे। इन सब देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करती थी। पॉलिटिकली कोल्ड वॉर के समय ये सारी कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थी, तो आइडियोलॉजिकली भी इसको हम सेम कह सकते हैं और इकोनॉमिकली तो ऑफ कोर्स ये ऑयल क्राइसिस और मंदी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो इनका मेन मकसद यही था कि सारी कंट्रीज साथ में मिलकर बेहतर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बना सकें। 1998 में रशिया को भी अब इस ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब G7 का ग्रुप G8 का ग्रुप बन जाता है। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया पर रशिया ने आक्रमण किया था तो रशिया को G8 के ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। इसीलिए आज भी ये ग्रुप G7 के नाम से ही जाना जाता है। अब G20 की बात करें तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस से ही हुई थी। साल 1997 की एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई थी। Global markets worried that other Asian countries might have similar hidden flaws. ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी अफेक्टेड हुए थे। इन क्राइसिस की वजह से करेंसी तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और कुछ देशों में तो दंगे भी देखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया को भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही रीजन था कि रशिया को इस समय पर इंक्लूड किया गया था G7 में। लेकिन G7 के मेंबर्स ने यह भी रियलाइज किया कि दुनिया टाइम के साथ साथ और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड बनती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा है कि अगर किसी एक देश में कोई क्राइसिस होती है तो उसका असर आसपास के देशों में भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर हमें पूरी दुनिया में एक स्टेबिलिटी लानी है और भारी मंदियों को होने से रोकना है तो हमें दुनिया भर की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ भी बैठकर एक्शन प्लान्स बनाने होंगे। तो 26 सितंबर 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 ग्रुप का निर्माण किया जाता है। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूड कर लेती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि G20 में किन देशों को रखा जाए और किन देशों को नहीं रखा जाए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो G7 के मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़ी इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड कर लिया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया,
साउथ अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशिनिया रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिड ईस्ट के रीजन से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 के देश के अलावा पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन को एज अ होल कंसिडर कर लिया जाता है। तो आज G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है, और आप इस बात को कह सकते हो कि आज G20 में दुनिया भर के सबसे ताकतवर 20 देश इंक्लूड हैं। ना सिर्फ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बल्कि मिलिट्री और पॉपुलेशन वाइज भी अगर देखो तो ये देश टॉप 20 देश है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि G20 के बनाने का मकसद था कि फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना। तो ये G20 की मीटिंग्स सिर्फ फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स के बीच में हुआ करती थी। कई सालों तक मीटिंग्स ऐसे ही चलती रही जब तक 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आ गई। The signs were everywhere, but now it's official we are in a recession. There's been a widespread loss of confidence, and major sectors of America's financial system are at risk of shutting down. तब इन देशों ने रियलाइज किया कि ना सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स का मिलना जरूरी है, बल्कि इन सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स का मिलना भी जरूरी है। इसीलिए G20 की जो पहली ऑफिशियल समिट होती है वो 2008 में ही होती है। ये पहली मीटिंग अमेरिका में बिठाई गई थी, जिसमें सभी देश के लीडर्स ने शामिल होकर ये डिसाइड किया गया था कि ट्रेड बैरियर्स को घटाएंगे, स्पेंडिंग को ऊंचा करेंगे, साथ ही $4 ट्रिलियन खर्च करेंगे ताकि सभी देश की इकोनॉमिक सिस्टम को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। G20 के सभी देश मिलाकर ग्लोबल GDP में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही 75% ऑफ ट्रेडिंग इन्हीं देशों के बीच होती है, और दुनिया भर में से 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं देशों में रहती है। 2008 के बाद से हर साल ये G20 की मीटिंग होती है, और हर साल इसे अलग अलग देश में कंडक्ट किया जाता है। इस G20 मीटिंग्स में जो भी काम किया जाता है उसे स्मूथली चलाने के लिए एक ट्रोइका सिस्टम अपनाया गया है। इस ट्रोइका सिस्टम में G20 का करंट प्रेसिडेंट, पिछले साल का प्रेसिडेंट और आने वाले साल का प्रेसिडेंट। पिछले साल इंडोनेशिया में G20 मीटिंग हुई थी, इस साल इंडिया में हो रही है, और 2024 में ब्राजील में होगी। तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील ट्रोइका कंट्रीज हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये एक रोटेशनल वे में काम करती है। G20 के जो 20 मेंबर हैं, हर साल एक अलग मेंबर को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मीडिया से सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि इस साल G20 का इंडिया को मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इस साल नहीं तो अगले साल G20 की समिट इंडिया में होनी ही थी। अगर आप लिस्ट देखो तो 2008 से लेकर अब तक ये 18वीं G20 समिट है। सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जहां पर ये समिट 2 बार होस्ट की गई है, 2008 और 2009 में। उसके पीछे का कारण हो सकता है जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो अमेरिका में ही शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से हर साल हर देश को एक एक करके बारी मिली है। 2009 से अगर आप देखना शुरू करें तो यूके, फिर कनाडा, साउथ कोरिया, फ्रांस, 2012 में मैक्सिको, 13 में रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया। सिर्फ 2 ही मेंबर्स बचे हैं जहां पर कोई भी G20 समिट नहीं हुई है। इसीलिए 2024 में ब्राजील में G20 समिट होगी और 2025 में साउथ अफ्रीका में। इसके बाद से ये पैटर्न फिर से इसी तरीके से रिपीट होगा, जिसमें 2026 की समिट फिर से यूएसए में होगी। और अगर यही पैटर्न लगातार चलता रहा तो इंडिया को अगली G20 समिट अराउंड 2042 में मिलेगी। अब इस 20 कंट्रीज के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट में। जैसे कि स्पेन के पास तो एक परमानेंट इनविटेशन है समिट्स का। इसके अलावा जो होस्ट कंट्रीज हैं वो भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती हैं। इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है: मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में भी कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF और एशियान की चेयर कंट्रीज। इंटरेस्टिंग नोट करने वाली चीज ये है कि G20 का मेन मोटिव अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ साथ ये कई और मेजर इश्यूज को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन इन सभी इश्यूज को एड्रेस करने में प्रॉब्लम ये आई है कि ये 20 बड़े देश हैं और सबकी अपनी एजेंडास हैं, सबकी अपनी पॉलिसीज हैं, प्रायोरिटीज हैं, जिसकी वजह से सभी देशों का एक प्रॉब्लम पर एग्री करना इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग न्यू दिल्ली में हो रही मेन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, और इसी रीजन से G20 की एक टूरिज्म मीटिंग जो कुछ महीने पहले श्रीनगर में हुई थी उसे चाइना और सऊदी अरेबिया ने बॉयकॉट किया था। इसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी दिल्ली में हो रही मेन मीटिंग में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी है जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है। इससे हमको पता चलता है कि मीटिंग्स में लिए जाने वाले फैसले एक इंडिविजुअल लीडर पर भी कितना डिपेंड करते हैं। 2016 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था।
the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उस एग्रीमेंट पर साइन किए गए थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि G20 की कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज पर भी एग्री करना और एक डिसीजन लेना आसान नहीं है। इस साल इंडिया ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी चीजों को महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने का टाइम कहाँ है, क्योंकि ये मीटिंग तो सिर्फ 2-3 दिन चलनी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि G20 की जो मेन समिट है वही 2 दिन चलती है, जिसे समिट ऑफ स्टेट लीडर्स भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी समिट्स होती हैं G20 में, जैसे मिनिस्टर लेवल समिट्स। इसमें इन 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स या हेल्थ मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आपस में मीटिंग्स करते हैं। इस ग्राफिक्स में आप देख सकते हो कि 22 जुलाई को एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, 21 जुलाई को लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और 26 अगस्त को कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। और इन सबकी मीटिंग्स की लोकेशन भी अलग अलग है, जैसे कि कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग वाराणसी में हुई थी, एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग गोवा में हुई थी और लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर्स की मीटिंग इंदौर में हुई थी। और मिनिस्टर्स के अलावा अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप भी बने हुए हैं G20 में, जैसे कि B20 बिजनेस ग्रुप्स की मीटिंग के लिए, C20 सिविल सोसाइटी की मीटिंग्स के लिए, W20 वुमेन्स के लिए, Y20 यूथ 20 मीटिंग्स के लिए और T20 क्रिकेट के लिए नहीं, थिंक टैंक्स के लिए। इसके अलावा 3 से 6 सितंबर के बीच में एक शेरपा मीटिंग भी हुई। वैसे शेरपा नेपाल में रहने वाली एक ट्राइब को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शेरपा का मतलब है G20 के हर एक मेंबर का एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, उसे यहाँ शेरपा कहा गया है। मतलब हर एक देश के लिए एक इंसान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जो अपने देश की बात सबके सामने रखेगा। G20 की मीटिंग से पहले इन शेरपास की एक अलग मीटिंग होती है। उम्मीद है आप सभी को एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि G20 किस लिए कंडक्ट कराया जाता है और किस तरीके से उसे बनाया गया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।